नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि गुरुवार रात ये लिस्ट जारी की गई। कांग्रेस ने कुल 88 नामों का ऐलान किया है। इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पहले से घोषित अपने 3 प्रत्याशियों को बदल दिया है। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले हैं वो 3 सीटें हैं दतिया, पिछौर और गोटेगांव। कांग्रेस ने दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया है, तो वहीं पिछौर सीट से शैलेंद्र सिंह की टिकट को बदलकर अरविंद सिंह लोधी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं गोटेगांव से कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनपी प्रजापति एमपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और पहली लिस्ट में उनका टिकट काट दिया गया था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार खान भोपाल से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। इजहार, दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, कई बड़े बदलाव इसमें देखने को मिले, किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जो भी कांग्रेस है उसने गुरुवार देर रात को अपनी 88 जो है नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि इसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनको बदला गया है, तो 85 नामों की उन्होंने घोषणा की है। एक सीट जो बैतूल की आमला है उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ से जो डिप्टी कलेक्टर है निशा बांगरे, वो टिकट के लिए प्रयासरत है और अगर उनको रिजाइन देती है सरकार, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको टिकट देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में जो पहली सूची थी उसमें 3 जो है नामों का ऐलान हुआ था। 7 सीटों में से 4 सीटों के नामों का ऐलान कल हो गया। इसमें एक जो पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री है और वर्तमान विधायक है दक्षिण पश्चिम विधानसभा के, इनका टिकट को होल्ड कर दिया गया था पहली सूची में। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पीसी शर्मा का टिकट काट सकती है, लेकिन कांग्रेस ने दोबारा उन पर भरोसा जताया और उनका टिकट कर दिया। इसके अलावा भोपाल उत्तर से जो सिटिंग एमएलए हैं आरिफ अकील, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पुत्र का नाम आगे बढ़ाया था। साथ ही उनके जो भाई है आमिर अकील, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि चाचा भतीजा के चक्कर में जो टिकट है ये घर से निकलकर कहीं और जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो आरिफ अकील है उन्होंने अपने पुत्र के लिए टिकट मांग की और पार्टी ने भरोसा जताते हुए आतिफ अकील जो उनके बेटे हैं उनको टिकट दे दिया। उसके अलावा जो गोविंदपुरा विधानसभा है जो कि बीजेपी का गढ़ है, जहां से बाबूलाल गौर की जो फैमिली है वो करीब 50 साल से उस पर काबिज है। वहां पर पहले बाबूलाल गौर काबिज थे, अब उनकी बहू कृष्णा गौर काबिज है। यहाँ से एक युवा को दिया गया है, रविंद्र साहू झूमर वाला को टिकट दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें हुजूर विधानसभा की, तो हुजूर विधानसभा में नरेश ज्ञानचंदानी जो कि सिंधी समाज से आते हैं, जहाँ इस विधानसभा पर सिंधी समाज का अच्छा होल्ड है। और नरेश ज्ञानचंदानी ने जो बीजेपी के रामेश्वर शर्मा है उनकी पिछली बार की जो लीड थी उसको बहुत कम कर दिया था और कहा जा रहा था कि नरेश ज्ञानचंदानी जो है रामेश्वर शर्मा को चुनाव हराने वाले। हालांकि वो लीड 15,000 के आसपास आ गई थी। तो इसके साथ ही 4 भोपाल की सीटें जो है कल गुरुवार रात वाली सूची में जारी हुई। उसके पहले जो 3 सीटों का ऐलान हुआ था पहली सूची में, तो इस तरह से भोपाल की 7 सीटों का ऐलान हो गया है। अगर हम बात करें इसमें नेताओं की दखल की, तो जो गुरुवार रात को सूची जारी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें दिग्विजय सिंह का बड़ा दखल दिखाई दिया है। चारों नाम जो है दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। तो वहीं जो पहली सूची जारी हुई थी उस पहली सूची में जो 3 नाम थे वो तीनों नाम सुरेश पचौरी के समर्थकों के थे। साथ ही 3 बड़े बदलाव इस सूची में किए गए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि दतिया से जो राजेंद्र भारती उनको टिकट ना देकर अवधेश नायक को टिकट दिया गया था। अवधेश नायक ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसको लेकर लगातार विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है दतिया के, वो भोपाल तक आए थे, उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की थी, पीसीसी में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोबारा से राजेंद्र भारती को मौका दिया गया है। इसके साथ ही जो विधानसभा के अध्यक्ष थे एनपी प्रजापति, उनका टिकट को काट दिया था और दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया था। वो कमलनाथ के बंगले भी पहुंचे और लगातार जो है वो प्रयास करते रहे। ऐसी सूचनाएं भी आई कि वो पार्टी भी बदल सकते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, उसमें दोबारा भरोसा जताया और उनको टिकट दे दिया। यहाँ पर एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जो शिवपुरी जिले के अंदर जो शिवपुरी की सीट थी, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि वीरेंद्र रघुवंशी जो रघुवंशी समाज के बड़े नेता हैं, वहां के बीजेपी के विधायक थे शिवपुरी जिले के, उनका वो कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि शिवपुरी से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था। और अब ये माना जा रहा था कि जो दूसरी सूची आएगी उसमें फेरबदल होगा।
लेकिन ऐसा फेरबदल दिखाई नहीं दिया। अगर हम बात करें बीजेपी से आए बड़े नेताओं की, तो कहीं ना कहीं जो पहली सूची में रह गए थे, जैसे कि दीपक जोशी, बिल्कुल। जिनको राजनीति के संत कैलाश जोशी का बेटे हैं। कैलाश जोशी पूर्व सीएम रह चुके हैं, आरएसएस और जनसंघ के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके बेटे का टिकट नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस तरह की अटकलें चल रही थी कि ऐसा तो रही पार्टी ने टिकट नहीं। उसके अलावा धार के बदनावर से भंवर सिंह शेखावत, जो कि हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में लौटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। साथ ही भिंड से चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। चौधरी राकेश सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समय में विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में कांग्रेस में रहते हुए ही बीजेपी की मदद की थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर कई तरह के ऐसे चौंकाने वाले नाम देखने को मिले हैं। और अगर पूरी लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो इस बार इजहार महिलाओं को भी शामिल किया गया। और महिलाओं को अब जब देख रहे हैं आंकड़ा, तो अगर बीजेपी से तुलना किया जाए और कांग्रेस में कितनी प्रत्याशी है महिलाओं की, तो 12.6% महिलाएं इसमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहली सूची में कांग्रेस ने 19 महिलाओं को टिकट दी थी। गुरुवार रात को जो दूसरी सूची जारी हुई है, उसमें कांग्रेस ने 11 जो है महिलाओं को टिकट दी। इस तरह से करीब कांग्रेस ने 30 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। तो लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी महिलाओं को जो है विधान चुनाव में भागीदारी की देने की बात कहते हैं, उसकी कदम पे मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और कई महत्वपूर्ण जगहों पे जो महिलाएं हैं उनको भी टिकट दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर महिलाओं पर ज्यादा यहाँ पर भरोसा दिखाया जा रहा है। तो इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी से हम अपने सही दर्शकों को रूबरू कराते चले, जहां मौजूदा विधायक आरिफ वकील के बेटे को टिकट दिया गया। जिले के 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। भोपाल के 4 सीटों पर दिग्विजय समर्थकों को टिकट मिला है। तो वहीं पहले लिस्ट के 3 नाम सुरेश पचौरी समर्थक थे, और दूसरी लिस्ट में पीसी शर्मा, आतिफ वकील को टिकट दिया गया। तो वहीं रविंद्र साहू और नरेश ज्ञानचंदानी को भी टिकट मिला है। मौजूदा विधायक आरिफ वकील के बेटे आतिफ वकील को टिकट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। तो लगातार बताते चले कि भोपाल जिले के 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, जिसमें से 4 सीटों पर दिग्विजय समर्थक यहां पर दिखाई दिए। इजहार, जैसा कि आपने कहा कि इस बार दिग्विजय सिंह के कहीं ना कहीं यहां पर काफी बातें चलती हुई मानी गई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसका असर इन सीटों को हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 सीटों पर दिग्विजय समर्थकों को टिकट मिला है। देखिए, अकेले भोपाल ऐसी नहीं है जहां पर दिग्विजय सिंह की छवि है। पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के कई समर्थकों के टिकट हुए हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने 66 हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी ली थी। ये 66 सीटें वो सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पिछले कई सालों से लगातार हार रही है। दिग्विजय सिंह ने उनकी जिम्मेदारी दी, कई महीनों तक वहां पर जाकर उन्होंने मेहनत करी। बूथ लेवल से लेकर मंडलम सेक्टर से लेकर वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद जो फीडबैक निकलकर सामने आया, जो सर्वे सामने निकल कर आया, उस सर्वे को एआईसीसी के सर्वे और कमलनाथ के सर्वे से मैच करा गया। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो नाम दिए थे वो नाम जो है उन सारे सर्वों से मैच करे, जिसकी वजह से जो दिग्विजय सिंह है उनके कई सारे जो समर्थक हैं। हाँ, हालांकि अब जो कांग्रेस है उसका लगातार ये कहना है कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सारे नेता कांग्रेस में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरी कांग्रेस जो है कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और सीएम कमलनाथ होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कहा जाए कि जो समर्थक होते हैं वो, या जो पट्टावाद होता है वो कहीं ना कहीं हावी जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जो राजनीति में कोई ना कोई नेता किसी बड़े नेता से जुड़ा रहता है। इस तरह से जो दिग्विजय सिंह है उनसे जुड़े हुए कई सारे नेताओं के टिकट हुए हैं। जी बिल्कुल, इजहार। और अभी कुछ समय से देखा जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से भी कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा की सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान छिंदवाड़ा में पहले होगा, उसके बाद दिल्ली में होगा। और उसके बाद फिर उनके बेटे नकुलनाथ की तरफ से नाम भी लिया गया, ऐलान किया गया। इनमें से परासिया और पांडुर्ना अमरवाड़ा सीट से जो नाम तय किए गए थे वही नाम को उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए, इस बात को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। उसका कहना है कि पूरे प्रदेश के लिए एआईसीसी का सर्वे है, जो है दिल्ली से सूची जारी होती है, लेकिन छिंदवाड़ा अलग क्यों है? क्या एक देश दो विधान की तरह यहाँ पर भी ये चल रहा है कि पूरे प्रदेश के लिए अलग है और कमलनाथ का गढ़ जो गढ़ है छिंदवाड़ा वहां के लिए अलग है? तो लगातार इस तरह की चर्चाएं चली और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही निकली है। नकुलनाथ ने जिन नामों का ऐलान किया गया था उन्हीं नामों पर जो है आलाकमान ने मोहर लगाई है और सूची में वही नाम शामिल है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें उन सीटों की जहां पर टिकट में बदलाव किया गया है, दतिया, गोटेगांव, पिछौर,
अब इन महत्वपूर्ण सीटों पर आखिर क्या कुछ पेच कांग्रेस यहां बिछाने की कोशिश में कर रही है कि ये बड़ा बदलाव देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि 2023 विधानसभा चुनाव जो है उसको बड़े मार्जिन से जीता जाए, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो निर्दलीय हैं उनका सहयोग लेकर सरकार बनाई थी। 15 साल की सत्ता के सूखे के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। हालांकि 15 महीने में ही वो सरकार चला पाई। और जो उसके विधायक थे, 22 विधायक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बड़े मार्जिन से जीता जाए, ज्यादा जो बहुमत के साथ सरकार बनाई जाए, जिससे कि जो 2018 वाली स्थिति है वो निर्मित ना हो। क्योंकि इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं विरोध दिखाई दे रहा था। राजेंद्र भारती जो पिछले कई चुनाव से जो नरोत्तम मिश्रा है, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको लोहा दे रहे थे और पिछला चुनाव जो है वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो जब उनकी टिकट को काटा गया तो कहीं ना कहीं वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना विरोध दिखाया और जिसको जायज मानते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, कमलनाथ है, उन्होंने उस टिकट को बदला। उसके अलावा अगर हम बात करें एनपी प्रजापति की, तो एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे कांग्रेस सरकार के समय। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गलत मैसेज जाता है कि आप विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट रहे हो। और हालांकि जो एनपी प्रजापति है वो खुद कमलनाथ से मिले, उनके समर्थक भी मिले, उसके बाद उनके टिकट को बदल दिया गया। और जो तीसरा टिकट था उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज मानी जा रही थी कि जो केपी सिंह है वो उन्हें वापस उनकी सीट पे भेजा जाएगा और यहाँ से वीरेंद्र रघुवंशी को उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरेंद्र रघुवंशी को कभी मैदान में नहीं उतारा गया है। हालांकि जो केपी सिंह की जो परंपरागत सीट थी उसको वहां से प्रत्याशी को बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके वो सत्ता हासिल करे। यही वजह है कि चौधरी राकेश सिंह को इतने विरोध के बावजूद उतारा। यही वजह है कि दीपक जोशी को देवास की खातेगांव से उतारा। यही वजह है कि धार की बदनावर से जो है भंवर सिंह शेखावत को उतारा। तो कुल मिला के कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं पे कोई कमी ना रहे, जिससे कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो ये मन में कसक रहे कि अगर यहां से ये कर लेते तो ये सीटें बढ़ जाती और ये स्थिति निर्मित ना होती। जी बिल्कुल, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। इसी बीच सागर से बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले हम अपने दर्शकों को, जहां कांग्रेस ने निधि सुनील जैन को टिकट दिया है और सागर में जेठ और बहू के बीच अब टक्कर होती हुई दिखाई देगी। सागर से बीजेपी के विधायक हैं शैलेंद्र जैन और शैलेंद्र जैन के सगे भाई सुनील जैन की पत्नी को टिकट यहां पर मिला है। नगर निगम में महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं निधि और कांग्रेस ने निधि जैन को महापौर प्रत्याशी बनाया था। तो यहां पर सीधे तौर पर अब जो टक्कर देखने को मिल रही है वो जेठ और बहू के बीच देखने को मिल रही है इजहार। बिल्कुल, इस तरह का ऐसा ही मामला जो है रीवा की देवतालाब विधानसभा सीट से भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी ने जो देवतालाब से विधानसभा के अध्यक्ष है गिरीश गौतम, उनका अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने वहां से जो है गिरीश गौतम के ही जो पारिवारिक सदस्य हैं राहुल गौतम को जो है पद्मेश गौतम को अपना प्रत्याशी बताया है। बताया जा रहा है कि पद्मेश गौतम और जो गिरीश गौतम है वो आपस में चाचा भतीजा है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि कांग्रेस ने हर कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाए, जिसके चलते परिवार पे जेठ और बहू आप आमने सामने लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाचा भतीजे भी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये आखिर परिवार का ये जो टक्कर दिखाई दे रही है, आपसी पारिवारिक टक्कर दिखाई देगी इस चुनाव में, वो किस तरह की यहाँ पर रिजल्ट को कायम कर सकती है, किस तरह का दृश्य देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए 18 साल से एक पार्टी सत्ता में काबिज है, तो माफ कीजिएगा 20 साल से एक पार्टी सत्ता में काबिज है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जरूर दिखाई देती है। तो उसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रत्याशी को चुना जाए जो इस प्रत्याशी है जिसको दूसरी पार्टी ने अपने मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं उसको हराया जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा कि जो निधि जैन है वो इस विधानसभा से सबसे प्रबल दावेदार हैं और जो उनके जेठ हैं चैलेंज कई चुनाव वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इसको ध्यान में रखते हुए मैदान में उतारा होगा। हालांकि जो चुनाव है, चुनाव में जनता तय करती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। बिल्कुल, सेंधवा से विधायक ग्यारसी लाल और रावत का नाम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काटने वालों की लिस्ट में जोड़ा गया है। यानी कि अब जिन लोगों का नाम कटा है, कई ऐसे नाम हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्या विरोध देखने को मिलेगा और आखिर उनका नाम काटा तो क्या कुछ मुख्य वजह रही होगी?
देखिए, जिनके नाम काटे गए हैं उनको लेकर जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर तो ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये जरूर कहा कि जिन भी नेताओं के टिकट जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे गए हैं वो एआईसीसी का जो सर्वे था वो था, और उसके अलावा जो सुनील कानूनगोलू है उनका सर्वे था, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उन्होंने सर्वे कराया था, कमलनाथ ने खुद सर्वे कराया था। इन सारे सर्वों में जिनकी खराब रिपोर्ट आई थी उनको पार्टी ने जो है उनका टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर जो सर्वे में नंबर 1 थे, जो अच्छा था, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिनको सर्वे बताया गया था कि जीत सकते हैं, उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो भोपाल की उत्तर से आरिफ अकील है, उनका टिकट काटा गया, हालांकि उनकी जगह पे उनके बेटे को दिया गया है। सुमावली से अजब सिंह का टिकट काटा गया है। मुरैना से राकेश मावई का टिकट काटा गया। यहाँ से कमलनाथ के काफी करीबी बताए जाते हैं दिनेश गुर्जर, जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने जो पिछले 3 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार थी उसके खिलाफ धरने, आंदोलन, प्रदर्शन किए, प्रदेश में किसानों को संगठित किया और किसानों के हित की लड़ाई लड़ी, और इसके चलते दिनेश गुर्जर को इनाम दिया गया है। तो राकेश मावई का टिकट काटकर दिनेश गुर्जर को टिकट दिया। उसके अलावा एक और बात कि जो विधानसभा उपचुनाव था राजगढ़ का, उसमें ब्यावरा से रामचंद्र दांगी जीते थे, वहां से टिकट काटकर उनका भी टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा ग्यासीलाल रावत जो सेंधवा हैं से थे, उनका टिकट काटा गया है, और मुरली मोरवाल जो बड़नगर से थे उनका भी टिकट काटा गया है। तो इस तरह से कुल 6 जो है नेताओं के टिकट काटे गए हैं। इससे पहले भी कुछ जो विधायक थे उनके टिकट काटे गए थे। हालांकि झाबुआ की बात करें तो झाबुआ से कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को टिकट दे दिया गया है। भोपाल से आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को। तो कुल मिला के कोई बहुत बड़ा कांग्रेस में फेरबदल या उलटफेर दिखाई नहीं दिया है। 230 या अगर 229 सीटों में अगर 2, 4, 5, 10 बदल भी दिए जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने ज्यादातर अपने विधायकों पर भरोसा जताया है, अपने पूर्व मंत्रियों पर भरोसा जताया। जी बिल्कुल। और इसी बीच नर्मदापुरम से हम जानकारी देते चले अपने दर्शकों को, जहां जिले के 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नर्मदापुरम सीट से गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। नर्मदापुरम से बीजेपी के विधायक हैं सीता सरन शर्मा, विधायक के भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा। गिरजा शंकर ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामा है और ऐसे में भरोसा जताते हुए यहां पर नजर आई है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इजहार, तो नर्मदापुरम का आखिर समीकरण क्या कहता है और उस हिसाब से जो कांग्रेस ने गणित बिछाया है ये आखिर कितना सटीक बैठने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये तीसरा केस मिला। पहला केस मिला जेठ वर्सेस बहू, दूसरा केस मिला चाचा वर्सेस भतीजा, और अब तीसरे में कांग्रेस ने भाई के वर्सेस भाई को खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सारे समीकरणों पे नजर बनाई हुई थी। उसे पता था कि इस विधानसभा सीट पर हमारे लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है। यही वजह थी कि उसने बीजेपी से कांग्रेस में आए गिरजा शंकर को टिकट दिया, और अब वो अपने ही भाई सीता शरण शर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो ये विधानसभा सीट है कहीं ना कहीं ये बीजेपी डोमिनेटिंग सीट है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कोई कुछ नहीं कह सकता कि ऊंट किस करवट बैठे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी कोशिश करी है, भाई के खिलाफ भाई को ही चुनाव में उतार दिया है, क्योंकि भाई से ज्यादा बेस्ट भाई को टक्कर मुझे लगा कि शायद कोई नहीं दे पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार की टक्कर काफी ज्यादा देखने वाली और दिलचस्प, रोचक रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक टक्कर आपस में दिखाई देगी इस चुनाव में। तो वहीं बैतूल काफी ज्यादा खास सीट है, जहां अपने दर्शकों को हम बताते चलिए खास खबर कि आमला सीट पर भी अभी तक किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है, और यही एक सीट है जहां पर किसी का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर निशा बांगरे की दावेदारी बताई जा रही है। कांग्रेस ने आमला से घोषित नहीं किया है प्रत्याशी। पिछली बार मनोज मालवीय को यहां से टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार निशा बांगरे यहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी है निशा। सरकार ने निशा का इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया है। मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में यहां पर दिखाई दे रही है, और इसी के तहत ये एक सीट अभी तक बची हुई है। सिर्फ एक सीट का ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि अब निशा बांगरे का इंतजार किया जा रहा है। आखिर निशा बांगरे ऐसा क्या जादू चला सकती है कि कांग्रेस को इतना ज्यादा उन पर भरोसा है कि सिर्फ एक सीट के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, और वेट एंड वॉच की स्थिति में यहां पर नजर आ रही है इजहार। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे 2 चीजें। एक तो निशा बांगरे का क्षेत्र में अच्छा होल्ड है, उनकी जो छवि है वो अच्छी है, लोगों में लोकप्रिय है। दूसरी जो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कमलनाथ ने निशा बांगरे को कमिटमेंट कर दिया था कि अगर आप रिजाइन करती हैं और चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी 229 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन बैतूल की आमला सीट जहां से निशा बांगरे दावेदारी कर रही थी उसको होल्ड पर रखा गया है।
अगर हम निशा बांगरे के बारे में बात करें तो निशा बांगरे कौन है? निशा बांगरे हैं डिप्टी कलेक्टर जो छतरपुर में पोस्टेड थी। 29 जून को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो सरकार है उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने पहले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर उन्होंने बैतूल के आमला से 335 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाली। वो भोपाल पहुंचती हैं, आचार संहिता वाले दिन भोपाल पहुंचती हैं और सीएम हाउस जाने वाली होती है, जहां पर वो अनशन प्रदर्शन करने वाली थी। उससे पहले ही पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है, उनको जेल भेज दिया जाता है और 2 दिन तक वो जेल में रहती हैं। उससे फिर बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वो हाई कोर्ट जाती हैं। हाई कोर्ट में 1 हफ्ते के लिए उनकी जो सुनवाई को बढ़ा दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को संज्ञान लेता है और हाई कोर्ट को निर्देश करता है कि पहले उनको निर्देश करता है कि आप हाईकोर्ट, क्योंकि आपका मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो आप हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट को भी निर्देश करता है कि आप इनकी सुनवाई जल्द करिए। तो आज कल में निशा बांगरे की सुनवाई हो सकती है। कल हमारी गुरुवार को निशा बांगरे से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो हाईकोर्ट में ही हैं, आज कल में जल्द सुनवाई होना है। तो अब ये माना जा रहा है कि आज यानी कि शुक्रवार को निशा बांगरे की सुनवाई हो सकती है और जैसे ही निशा बांगरे की जो बारे में फैसला आता है, उनका वीआरएस जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी एक सीट को होल्ड पर रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये सीट अभी तक होल्ड पर है। ऐसे में इंतजार इसी सीट का किया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या वापस से यहाँ पर जो पहले विधायक रह चुके हैं, जिन पर पहले भरोसा जताया गया है, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, या फिर अब निशा बांगरे का इंतजार किया जाएगा और उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो क्या उनको मौका दिया जाएगा? खैर, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें, जो लोग बीजेपी से आए हैं कांग्रेस में, 7 ऐसे नेता हैं बीजेपी से आए कांग्रेस नेता कांग्रेस में शामिल हुए, उन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है, जिसमें दीपक जोशी सबसे बड़ा नाम है। इनका सबसे बड़ा विरोध देखने को मिला था और उसके बाद उन्हें खातेगांव से टिकट दिया गया। लेकिन इनके अलावा अमित राय भी एक नाम शामिल है, जिन्हें बीजेपी ने निष्कासित किया था। बिल्कुल, देखिए 7 ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा था और उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। ये सारे नेता हैं जिनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जनाधार है। दीपक जोशी की बात की जाए तो उनके जो पिता हैं वो पूर्व सीएम रह चुके हैं और जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया था उनके जरिए पूरे प्रदेश की जनता को। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार इस बात को कहा था कि देखिए, बीजेपी जो है अब पुरानी वाली बीजेपी नहीं रही है, जनसंघ वाली बीजेपी नहीं रही है, आरएसएस वाली बीजेपी नहीं रही है। उसके अंदर जो उसका जमीनी कार्यकर्ता है, जो पुराने नेता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर अब काफी बदलाव देखने को मिले हैं। बहरहाल ये अब इस बार की अगर टक्कर देखी जाए तो काफी ज्यादा रोचक रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कई ऐसे परिवार के सदस्य आपस में भिड़ रहे हैं और कई तरह के समीकरण यहाँ पर बैठाए गए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजहर तमाम जानकारी देने के लिए।